हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और कोर्स की एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पार्ट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 12 से लेके 14 मार्क्स के बीच का ये चैप्टर है, इंक्लूडिंग जो स्कूल में हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके मार्क्स भी इसमें इंक्लूड मैंने कर रखे हैं। बाकी बोर्ड में अगर हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली है इसके अंदर 6 मार्क्स हमारे स्कूल के जो प्रैक्टिकल होता है वो उसके भी मार्क्स इनमें इंक्लूड है। दैट्स मीन्स ये कंसेप्चुअल वे में हमारे लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही हमारे प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है। तो आज उसी कंसेप्ट को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपेयरिंग करते समय हमें किन आइटम को प्लस माइनस क्यों करना पड़ता है, रीज़न क्या है, उन सब चीज़ की एक थ्योरेटिकल नॉलेज हम यहाँ से गेन करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको अप्लाई करेंगे अपने प्रैक्टिकल में। तो देखिए 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में जो मैंने इसके ऊपर थ्योरी की बनाई है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, अब इनको एक एक करके डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हम इसमें करेंगे वो करेंगे इन तीनों एक्टिविटीज़ का क्या रोल है, क्या इसमें आता है, क्यों इसमें आता है। तो शुरुआत ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी एंड मेन एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे बिजनेस को रन किया जाता है। यहीं से आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है यहीं से होता है। तो दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ और द मेन एक्टिविटीज़ of an enterprises, and these activities are not investing and financing activity। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ से यहाँ ना तो आप कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ना ही बिजनेस को फाइनेंस से रिलेटेड है। ये बिजनेस को चलाने से संबंधित एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं। द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन इंडिकेट द इंटरनल सोल्वेंसी लेवल ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर का जो इंटरनल सोल्वेंसी लेवल है वो हमें बताता है, क्योंकि कंपनी क्या बना रही है और उसके बाद उसको कहाँ बेच रही है, या क्या खरीद रही है और खरीदने के बाद क्या बेच रही है, या क्या सर्विस रेंडर कर रही है और उस सर्विस के अगेंस्ट क्या रिसीव कर रही है, वो पता चलता है। वही आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो वो आपकी इंटरनल सोल्वेंसी को बताता है कि कंपनी की आंतरिक स्थिति कैसी है, कितना सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब है कि कितना वो साउंड है एक तरीके से अपनी जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने में। दे जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट दैट आर एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। इनमें वो सारी ट्रांजेक्शन आपको मिलेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो कहीं ना कहीं हमारे नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने या नेट लॉस तक उसकी जो डिटर्मिनेशन है उस तक हमें पहुंचाती है। तो इसमें एक तरीके से मैं कहूँ, अगर बेसिक भाषा में बोलें, हम अकाउंट जैसे सीखते हैं तो इसके अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम आते हैं। ठीक है, लॉसेस तो बल्कि कि बहुत सारे यहाँ से हट भी जाएंगे अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से बिलोंग करते हैं। बिजनेस को चलाने वाले लॉस आएंगे, ऐसे ही बिजनेस को चलाने से होने वाला प्रॉफिट भी यहाँ पर आएगा, पर जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाला है वो नहीं आएगा। तो ये बेसिकली एक्सपेंसेस और इनकम की स्टेटमेंट होती है या उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस में एक्सपेंस या इनकम में क्लासीफाई नहीं हो पाती वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। एन एंटरप्राइजेज में होल्ड सिक्योरिटीज एंड लोन फॉर डीलिंग और फॉर ट्रेडिंग पर्पस। आपको ऐसे बिजनेस भी मिल जाएंगे जिनका जो बेसिक बिजनेस है वो सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना होता है, लोन देना और उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट रिसीव करना और लोन को वापस लेना, वो उस बिज़नेस से संबंधित हैं, जिनको हम कई जगह पर फाइनेंशियल कंपनियां भी कहते हैं या फाइनेंसिंग कंपनीज भी कहते हैं, फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेज भी कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत हैं, पर नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन आता है वो इसी से रिलेटेड आता है। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर और डिबेंचर को बेचना और ख़रीदने से संबंधित है। तो या तो कोई फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस हो जो फाइनेंस दे रही हो और उसके बाद उसको वापस ले रही हो, या कोई ऐसी कोई भी कंपनी जो परचेज और सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ कर रही हो, उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेंगे, उसको आप उसका नॉन ऑपरेटिंग हिस्सा नहीं मानेंगे। वो खरीद तो शेयर रहा है पर शेयर उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं मिली, क्योंकि उसका बिजनेस ही यही है शेयर को खरीदना और बेचना। ऐसे ही जो बैंक वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, लोन देते हैं और लोन को वापस लेते हैं विद इंटरेस्ट। तो ये लोन देना और वापस लेना, दूसरा ग्राहकों से सेविंग को जुड़वाना और उनको उस पर ब्याज देना, ये सब वो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। क्योंकि ये किसी भी चीज़ को बनाते नहीं हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेवा भी ऐसी जो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ऐसी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसी कंपनीज़ की, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी कहलाएंगी। ये बात आपको याद रखना है। कैश एडवांसेस एंड लोन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिंस दे रिलेट टू द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। यही उनका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, पैसा उधार देना और उस पर ब्याज लेना, ठीक है, या लोगों से जो उनकी सेविंग है उसको जमा कराना और उसके बाद उससे ब्याज लेना, या उनको उसके बदले में ब्याज देना, और जिनको ज़रूरत है उनको वो उधार देना। तो जो फाइनेंसिंग कंपनीज जितनी भी हैं या जो ट्रेडिंग करती हैं शेयर वगैरह में, इन कंपनीज की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें उधार लेना, उधार वापस, उधार देना और उधार लेना, पैसा लेना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती हैं। ऐसे ही शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो ये आपको समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो उनका मेन बिजनेस है वो ऑपरेटिंग कहलाता है। कैश इनफ्लो के क्या एग्जाम्पल हैं अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, तो कैश रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और कोई सर्विस आपने रेंडर की वो होता है। कैश रिसीव किया आपने रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से और किसी और टाइप के रेवेन्यू से, तो वो भी कैश की इनफ्लो कहलाती है, मतलब कि आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये इनफ्लो कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आउटफ्लो देखें, आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना देखें, यहाँ से पैसा आपके पास जा रहा होगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पर मैंने ले लिया है जिससे आप उनको समझ पाएँ अगर वो पेपर में दी हैं। जैसे आपने क्या किया, अपने पेमेंट की सप्लायर को जिसने आपको गुड्स या सर्विसेज दी थी, आपने पेमेंट की किसको, अपने एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, या एम्प्लॉई के बिहाफ पर किसी और को, तो वो इसके अंदर आएगा। आपने पेमेंट की इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देने के लिए या क्लेम लेने के लिए, ठीक है, एन्युटीज़ ली या अदर पॉलिसी बेनिफिट लिया, तो वो भी इसी का पार्ट है। आपने कैश को पे किया फिर इनकम टैक्स पे करने के लिए, जब तक कुछ लिखा ना हो जब तक आप उसको क्या करेंगे, इसमें मानेंगे। वैसे कैश की डिफरेंट टाइप आप इससे नेक्स्ट में देखेंगे। अभी कभी कभी जो टैक्सेस होते हैं वो इन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से भी बिलोंग करते हैं। ये टाइप हम आगे देखेंगे, इसमें आएंगे आपको 3 टाइप के जो आपके टैक्सेस मिलेंगे। पर नॉर्मली माना जाए तो टैक्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है और इसके अंदर जो आता है वो इनकम टैक्स ही आता है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है दूसरी एक्टिविटी, हमारी पहली एक्टिविटी कर ली हमने, अब दूसरी आई कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। किसी एसेट को खरीदना या उसको डिस्पोज ऑफ करना, मतलब कि बेचना आता है इसके अंदर। एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, और ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं है वो भी इसी का पार्ट होती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अगर
और दूसरे मीनिंग के साथ समझें तो इसका मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स कह लो, जैसे मशीनरी हुई, फर्नीचर हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुई, कंप्यूटर हुआ, एट्सेट्रा, कुछ भी हो, उनको खरीदना और बेचना, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट होता है। साथ ही साथ जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इन्वेस्टमेंट पर आप जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, या आपने शेयर खरीद रखे हैं, आपने शेयर परचेज कर रखे हैं और उन शेयर पर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, तो ये आपके ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो वो भी यहीं पर आता है, उनका फ्लो भी रिकॉर्ड हम यहीं पर करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। फिर वही आउटफ्लो की बात आती है, पैसा बाहर जाना, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर पैसा जाता ही है। आप देखोगे एसेट को खरीदने का काम हम ज़्यादा करते हैं, बेचने का काम हम कम करते हैं। तो इसलिए कैश पेमेंट टू एक्वायर ए फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट हो या टेंजिबल हो, दोनों। कैपिटलाइज रिसर्च या डेवलपमेंट आप कर रहे हो, वो भी इसी का पार्ट होता है। कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, वारंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसको डिबेंचर वगैरह भी कह सकते हैं, ऑफ अदर एंटरप्राइजेज, दूसरी एंटरप्राइजेस की, अदर देन द इंस्ट्रूमेंट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। देखिए आपने अगर ट्रेडिंग करनी है इसके अंदर, मतलब कि आपकी एक फाइनेंसिंग कंपनी है, तो ये यहाँ नहीं आएंगे, बट नॉर्मल जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी होती है, जो ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का हो एक तरीके से, वो अगर शेयर खरीदती है, डिबेंचर खरीदती है, तो वो यहीं पर आएगा इन्वेस्टिंग में, क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। कैश एडवांस दिया आपने या लोन दिया किसी भी थर्ड पार्टी को, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, बशर्ते कि आप एक फाइनेंसिंग कंपनी ना हो। अगर आप फाइनेंसिंग कंपनी है तो फिर वो आपका ट्रेडिंग बिजनेस बन जाता है, इसका मतलब ऑपरेटिंग में जाएगा। पर अगर एक वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है और वो एडवांस और लोन दे रही है किसी थर्ड पार्टी को, तो वो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इनफ्लो, पैसा कहाँ से आता है, तो आप देखोगे जब भी किसी फिक्स्ड एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स क्यों ना हो, तो इसमें आता है। आपको कैश रिसिप्ट हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन, जो आपने लोन दे रखा था किसी को, वो आपको वापस कर रहे हैं, तो रीपेमेंट उसकी हो रही है, वो भी यहीं पर आएगा। हाँ, फाइनेंसिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ का जरूर याद रखना। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर, शेयर को बेचने से पैसा जब आया, या वारंट्स को बेचने से, या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को बेचने से, तो वो भी इसी के अंदर आता है। हाँ, बस उनका उद्देश्य ट्रेडिंग पर्पज़ नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ कैश में आपको लोन और एडवांसेस के अगेंस्ट। डिविडेंड रिसीव हुआ आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में कर रखी है, वो इसका पार्ट होता है। तो आप पाओगे कि सारी इनफ्लो में वही चीज़ें मिली आपको जो हमें, जिनको एसेट्स मानते हैं, और उन एसेट्स से जनरेट होने वाली इनकम, पेमेंट यहाँ पर नहीं मिलती। तो ये चीज़ें कुछ ऑपरेटिंग में आपको मिलती हैं, ऑपरेटिंग में से निकालना होता है इन चीज़ों को और यहाँ पर लिखना होता है। टेक्निकली आगे समझेंगे कि कैसे ये होता है, इसके होने की प्रक्रिया जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे, पर अभी आपको बेसिक समझना है। अब बात आई फाइनेंसिंग की, मतलब कि आप पैसा कहाँ से ले रहे हो, आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, लेना कह लो या आना कह लो, कहाँ कहाँ से पैसा आपके पास आता है, या फिर आप कभी उनकी पेमेंट करते हो, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर कैपिटल एंड बोरोविंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। आप पाओगे कि इससे ओनर कैपिटल के साइज पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आप शेयर इशू कर देते हो, तो इसका मतलब आपने अपनी ओनर कैपिटल बढ़ा ली। आपने कहीं से लोन लिया तो आपकी जो क्या कहते हैं बोरोविंग है, कैपेसिटी है, वो बढ़ गई। आप उस उधार जो आपने ले रखा है उसको पे करोगे, तो इसका मतलब आप अपनी बोरोविंग कैपेसिटी को कम कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जहाँ से पैसा आपको फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग और उस फंडिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, वो सब इसी का पार्ट होते हैं। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से निकाल के आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइजेस। आईईजी अगर उनकी बात करें क्या एग्जांपल है, तो कैश फ्री प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डिबेंचर, रेजिंग लॉन्ग टर्म बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, सब इसी का पार्ट होता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट,
कैश फ्लो का मतलब जैसा भी फ्लो है वो जो अराइज हो रहा है किस वजह से, कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने बैंक के साथ या बिजनेस के साथ की, बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम ऑन फ्यूचर कैश फ्लो। वो हमें ये बताता है कि जो भी मूवमेंट ऑफ कैश की इनफ्लो होगी उस पर क्लेम किनका है, मतलब किसका उस पर अधिकार है। आप सेल कर कर पैसा कमा रहे हो, तो सेल करने के लिए जो आपने मशीन अगर उधार में ली थी और उसका पैसा आपने बैंक से लोन लिया था, तो आप अब उस बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे। तो वो जो फ्लो इंटरेस्ट के रूप में आपका आउटफ्लो होगा वो किसके ऊपर है, इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर जो आपने बैंक लोन लिया था उसके ऊपर। तो जो भी हमारे फंड के प्रोवाइडर्स होते हैं हम उनको आउटफ्लो ऑफ कैश कर कर देते हैं। इन दो फॉर्म होता है वो, एक डिविडेंड की फॉर्म में, एक इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो इंटरेस्ट पे करना या डिविडेंड पे करना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर वो आज की डेट पर कहीं और है तो उसको वहाँ पर माइनस प्लस कीजिए और यहाँ लाकर उसको माइनस कीजिए, क्योंकि आपने वो पे किया ये होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, जहाँ पर कैश की मूवमेंट नहीं होती वो चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी नहीं होती, तो ये बात आपको याद रखनी है साथ ही साथ। अब देखिए इनफ्लो दिखा रखा है तो दो तरीके से, या तो आपने कोई इक्विटी शेयर या कोई प्रेफरेंस शेयर या आपने डिबेंचर इशू कर दिए हों तो आपके पास पैसा आ जाता है, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हो बैंक से तो वो सब इस इनफ्लो मूवमेंट कहलाता है। और ज़्यादातर आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ही मिलेगा, आउटफ्लो कम मिलेगा। आउटफ्लो कहाँ होता है, आपने जो भी उधार दे रखा है उसको आप चुका रहे हो, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिबेंचर पर या लॉन्ग टर्म लोन पे तो इसका पार्ट होता है, आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल को तो वो भी इसी का पार्ट होगा। तो ये सब इसकी मूवमेंट कहलाती है कैश आउटफ्लो की मूवमेंट। आगे चलते हैं तो कुछ पिक्यूलर आइटम्स होती हैं हमारी जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं कि कहाँ लिखें कैसे लिखें। तो उसमें सबसे पहली है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसका रीज़न यही है कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से बिलोंग नहीं करता। इट इज़ नॉट ए रेगुलर फिनोमेना, जो होता है वो नहीं होता। जैसे लॉस हो गया मुझे अर्थक्वेक से, थेफ्ट से, फ्लड से, ये आपको एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं मिलेगा। ये कभी कभार होता है, ऐसी सिचुएशन आपकी आती है, तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहा गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर नॉन रीअकरिंग, बार बार नहीं आती, ऐसा नहीं है, इनका नेचर ऐसा नहीं होता। हैंस इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एज फॉलोज। तो ये अकाउंट में कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो कैश फ्लो एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हमारा नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। मतलब कि आपने नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए उन लॉसेस को जो यहाँ से मूव करके हो रहे हैं उनको ऑलरेडी क्या कर दिया है, प्रॉफिट में से कम कर दिया है। तो इनकी मूवमेंट जो दिखाई जाती है वो यहाँ दिखाई जाती है, अलग से दिखाया जाएगा ऑपरेटिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी। ये बिल्कुल सेपरेटली दिखाए जाते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स से बिलोंग नहीं करते। तो इनकी हम अलग अलग, जैसी जिसका होगा, मतलब जिससे वो बिलोंग करता होगा वहाँ उसको अलग से आपको स्पेसिफाई कर कर दिखाना पड़ेगा। बेसिकली ये उसका पार्ट नहीं होते, ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटी का या नॉर्मल फ्लो का पार्ट नहीं होते, तो इनको इसलिए हमें सेपरेटली दिखाना पड़ता है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप पाओगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस अलग ही आपको मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट और डिविडेंड अभी हम पढ़ ही रहे थे, ये नॉर्मली फाइनेंसिंग के पार्ट होते हैं जब तक कि मेरी कंपनी ही फाइनेंसिंग ना हो जब तक। तो इन केस ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंसिंग का काम नहीं करती, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड ये कहता है कि इट इज़ कंसिडर मोर अप्रोप्रिएट दैट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग। इनको क्या करा जाए, इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो, पेमेंट उनकी हो रही है, तो आपको इसको किस में क्लासीफाई करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रूप में। एक्टिविटीज़ वेयर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासीफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब किसी मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी के अंदर शेयर खरीद रखे हैं, डिबेंचर खरीद रखे हैं और उनको जो है डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये किस पैसे पर मिल रहे हैं, जो आपने किसी के बाहर लगाए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इस वजह से ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाता है। बट अगर एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, एक फाइनेंसिंग कंपनी है, तो चाहे इंटरेस्ट पे किया हो, इंटरेस्ट रिसीव किया हो, डिविडेंड रिसीव किया हो, ये सब ऑपरेटिंग एंट्री का या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर डिविडेंड पेड है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट रहेगा। डिविडेंड आप जब ही दोगे जब आपने उधार लिया हो, अब वो चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, वो आपका जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट रहेगा। तो याद रखना है कि अगर डिविडेंड पेड है फॉर कंपनी मेंशन नहीं की कि वो फाइनेंसिंग है या नॉन फाइनेंसिंग है, या मेंशन कर दी है, तो किसी भी केस में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट ही होगा अगर आपने डिविडेंड पे किया हो, डिविडेंड रिसीव किया हो, इंटरेस्ट रिसीव किया हो, ठीक है, इंटरेस्ट पे किया हो, तो वो ज़रूर हो सकता है कि वो अलग अलग वे में चलेगा। मतलब कि नॉन फाइनेंसिंग के लिए अगर आप पे करते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, अगर आप रिसीव करते हो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए पे हो, रिसीव हो, वो सब किसके पार्ट हो जाते हैं, ऑपरेटिंग के, ठीक है। डिविडेंड पेड अगर होगा तो वो कैसी भी कंपनी हो, फाइनेंसिंग हो या नॉन फाइनेंसिंग हो, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। तो जिस बात पर स्ट्रेस दी है, देखिए मैंने उसको अलग से कलर भी दिखा रखा है जिससे आप इसको याद रखो। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन इनकम एंड गेन। तो मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये आ गया वो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करें तो कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम टैक्स फ्लो, का फ्लो इसलिए लिखते हैं क्योंकि आउटफ्लो भी हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है, तो इसलिए इसको फ्लो लिख देते हैं। नॉर्मली आपको आउटफ्लो मिलेगा। ऑन इनकम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज, इनको अलग से दिखाया जाए, और शुड बी क्लासीफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉर्मल कोर्स में, इसलिए ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल कोर्स में। तो जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, अगर उस पर कोई टैक्स बनता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसका मतलब उसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में दिखाना पड़ेगा। बट अगर डिविडेंड टैक्स है, आपने डिविडेंड पे किया है और उस पर टीडीएस लिया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, तो टैक्स पेड ऑन डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर आपने टैक्स डिविडेंड पर पे किया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ऐसे ही कैपिटल गेन टैक्स, आपने कोई एसेट बेची, उसको बेचने से आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ और उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो किसका पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो ये आपको समझना है कि नॉर्मल कोर्स में क्योंकि टैक्स जो यूज़ होता है वो इनकम टैक्स के रूप में ही यूज़ होता है, तो उस समय आपको उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले डालना है, बाद में हम दूसरे वे में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। बाकी वो कहीं नहीं आएगा, पर अगर डिविडेंड टैक्स है या कैपिटल गेन टैक्स हैं तो ये एक फाइनेंसिंग में और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ कैश ही इन्वॉल्व नहीं होता पर वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। तो इनके बारे में क्या ट्रीटमेंट की जाए वो यहाँ पर बताइए। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर्ड यूज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसी सारी आइटम्स को आप क्या कर दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक्सक्लूड कर दो जिनके लिए आपको पेमेंट नहीं देना पा रही। जैसे एग्जांपल है कि आपने मशीन खरीदी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, आपने डिबेंचर को रिडीम किया बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, तो आपने एक जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पूरा करने के लिए दूसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से उसका सहारा लिया, या आपने मशीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या किया, इक्विटी शेयर का सहारा लिया, मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी को लिया। तो ये कहलाती हैं हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अगर कैश इन्वॉल्व ही नहीं है इन ट्रांजैक्शन में तो हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो भी नहीं करेंगे। तो ये नहीं शो करनी पड़ेंगी अगर इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शन हमारी हुई है जहाँ पर हमने
एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पे करने के लिए दूसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का यूज़ किया, या एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को परचेज करने के लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सहारा लिया। तो इनमें मूवमेंट ऑफ कैश नहीं होता, तो आप इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही कुछ और नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी होती हैं जो इन्हीं एसेट से या इनकी जो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उससे संबंधित होती है। जैसे आपने फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया, अमोर्टाइजेशन किया। अमोर्टाइजेशन जो होगा वो किसका होगा, इंटेंजिबल एसेट्स का, और डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, टेंजिबल एसेट्स का। तो ये आपकी नॉन के मूवमेंट ऑफ कैश होता है, इनमें नॉन कैश मूवमेंट ट्रांजेक्शन है। बट अगर आप देखो इनको, तो जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो आप इनको माइनस कर देते हो, ठीक है, जबकि इनसे फ्लो तो हुआ नहीं था, और हम शुरुआत नेट प्रॉफिट से ही करते हैं बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप इसमें, ये तो माइनस कर चुके हो जबकि फ्लो तो हुआ नहीं है, और आप क्या बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर लॉस हुआ है एक वस्तु को बेचने खरीदने से, तो आपने प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया होगा, तो अब उसको आप क्या करोगे, प्लस, क्योंकि फ्लो तो हुआ नहीं। बट अगर प्रॉफिट होगा तो आप पहले क्या कर चुके हो, प्लस कर चुके हो, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, क्योंकि रियल में कोई फ्लो तो इससे है ही नहीं। ऐसे ही आप जैसा भी कोई प्रोविज़न बनाते हो, तो प्रोविज़न बनाने के लिए भी आप किसी को पैसा या फ्लो जो होता है वो नहीं होता, पर वो प्रॉफिट में शो हो जाता है, प्रॉफिट में आप उसको माइनस कर देते हो, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जिससे हम रियल फ्लो ऑफ द कैश जो है वो जज कर पाएँ। चलते हैं आगे। प्रपोज डिविडेंड एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये इस समय कंफ्यूजिंग है क्योंकि पिछले साल तक इसकी 2 साल पहले तक इसकी ट्रीटमेंट अलग थी, आज की डेट पर इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो गई है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमें कहता है कि कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जो ऐसे इवेंट हैं जो बैलेंस शीट बनने के बाद होते हैं या जिनका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्टीजेंसीज कहलाती हैं, मतलब कि अभी तक वो हुई नहीं है, उनके होने के चांसेस हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट हमें कहता है कि उनको रिकॉर्ड तो करो, पर कहाँ रिकॉर्ड करो, नोट्स टू अकाउंट में, उनको बुक में नहीं दिखाना हमें। तो प्रपोज डिविडेंड जो भी करंट ईयर का होता है, प्रपोज डिविडेंड 2 प्रकार का होता है। एक प्रपोज डिविडेंड होता है हमारा प्रीवियस ईयर का, जो इस साल आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी और उस एनुअल जर्नल मीटिंग में इसको अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद मैं इसको पे कर दूंगा। तो ये तो हुआ प्रीवियस ईयर का। तो ये इसी साल क्योंकि पेड होता है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि क्या किसकी बात हम कर रहे हैं, डिविडेंड की, तो डिविडेंड एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो ये आपका कहाँ चला जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। और जो नेट प्रॉफिट में से आपने, क्योंकि पेमेंट कहाँ से की होगी, वहीं से की होगी, तो वहाँ आप इसको माइनस कर चुके हो, और नेट प्रॉफिट हमारा किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग का, जबकि ये एक्टिविटी तो फाइनेंसिंग है, तो आपको ऑपरेटिंग में इसको प्लस करना पड़ता है और फाइनेंसिंग में इसको माइनस करना पड़ता है। प्रीवियस का ये है। करंट ईयर का क्या होता है कि करंट ईयर का सिर्फ आपने प्रपोज किया है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक ये एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी तो है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी तो है, क्योंकि इसकी पेमेंट आपको करनी है, ठीक है, करनी पड़ सकती है, कितनी करनी पड़ सकती है नहीं पता, मतलब ये अननोन लाइबिलिटी है, इसलिए ये कॉन्टीजेंट है, और कॉन्टीजेंट होने की वजह से इसको हमें नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ता है। तो प्रपोज डिविडेंड विल बी शोन एज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी सिंस इट इज बिकम लाइबिलिटी आफ्टर इट डिक्लेयर्ड या अप्रूव बाय द शेयर होल्डर। मैं बता चुका हूं आपको। सिंस प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड इन करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी अकाउंटेड एज डिविडेंड पेबल, वो मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ। आल्सो डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज पेड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, देयरफॉर इट विल बी पेड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस दिन वो अप्रूव हो जाता है उसके 30 days के अंदर अंदर उसको पे करना पड़ता है। अगर आप उसको डिले करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का अप्रूव भी होता है, पेड भी होता है, तो इसलिए उसको नेट प्रॉफिट जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करें तो प्लस करोगे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रूप में, और फिर उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे, क्योंकि है वो असल में फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही।
ट्रीटमेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसको पहले आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और उस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है उसके बाद उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करोगे एज आउटफ्लो ऑफ कैश। जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसको आपको नोट्स टू अकाउंट में एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो करना पड़ता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है। प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड होती है। मेरे हिसाब से आपकी प्रपोज डिविडेंड की कन्फ्यूज़न जो है यहाँ से सॉल्व हो चुकी होगी। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है और यही थोड़ी लेंथी होती है। और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर 6 नंबर का जो ये क्वेश्चन चाहे आपके प्रैक्टिकल में आए चाहे बोर्ड में आए, उस 6 में से कम जो है 3 नंबर इसी के होते हैं टोटल। तो इसलिए ऑपरेटिंग सीख लो, अगर ऑपरेटिंग सीख ली तो बाकी नंबर 3 आप इजीली ले पाएंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम वो प्रॉफिट निकालते हैं जो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले होता है। तो ऐसा प्रॉफिट निकाला जाएगा जो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आइटम से पहले होगा। तो कैसे निकलेगी, शुरुआत कैसे होगी? तो आप बैलेंस शीट में पाओगे कि आपको 2 सरप्लस दे रखे होंगे, मतलब कि 2 ईयर का आप देखते हो बैलेंस शीट जो बनती है वो 2 सालों की बनती है, एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। ठीक है, अगर मान लिया प्रीवियस ईयर में 10 लाख या कहूँ कि 10,000 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और इस साल की में दे रखा है 15, दैट्स मीन्स करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो, मतलब कि जो करंट ईयर में आपने प्रॉफिट को कमाया होगा, जिसको कहें कि प्रॉफिट इस साल का क्या होगा, तो आप करोगे क्या, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लिखते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट यहाँ पर, फिर जो ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं और दोनों को माइनस करते हो तो आपका इस साल का प्रॉफिट आ जाता है। तो शुरुआत इस तरीके से होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस मिलता है आपको, ये आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगा, कभी भी आपको मेन बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। इस बात को आप याद रखना। तो सबसे पहले मैं ये भी बताता चलूँगा कि मिलेंगे कहाँ। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, नोट्स टू अकाउंट में। फिर नोट्स टू अकाउंट में से ही आपने कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रखा होगा। जनरल रिजर्व के भी आपके ऐसे ही प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फिगर दे रखे होंगे। मान लिया यहाँ 20 है और यहाँ 30 है, तो ये जो 10,000 बढ़ रहा है वो इस साल आपने क्या किया होगा, ट्रांसफ़र टू रिजर्व किया होगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये टैक्स का जो प्रोविज़न, देखिए प्रोविज़न नाम से पता चलता है कि ये आपको कम से कम कहाँ मिल सकता है, लॉन्ग टर्म होगा तो जो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है उसमें मिलेगा, पर प्रोविज़न फॉर टैक्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होता है, टैक्स को आपको पे करना ही पड़ता है। तो इसलिए ये आपको नोट्स टू अकाउंट में ही मिलेगा। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात कि ये आपको नोट्स टू अकाउंट में ही मिलेगा और नोट्स टू अकाउंट में ये आपको जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है उसके अंदर मिलेगा। तो मिलने वाली आइटम ये भी नोट्स टू अकाउंट की ही है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, जब भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में। ठीक है, अब इंटरिम के साथ साथ आपका जो प्रपोज डिविडेंड पे आपने किया है वो भी यहीं पर आएगा। क्या कहें कि फाइनल डिविडेंड हो तो वो भी यहीं पर आएगा। तो ये एडजस्टमेंट में मिलता है, पर जो प्रपोज डिविडेंड वाला पार्ट है वो आपको बैलेंस शीट में मिल जाता था पहले, अभी भी मिल जाएगा आपको। तो जो पिछले साल का प्रपोज्ड होगा वो इस साल आपने पे किया होगा, तो सिर्फ उसी को आपको यूज़ करना है। तो वो आपको डिविडेंड जो पेड है वो आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। ठीक है, तो इंटरिम आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा और जो प्रपोज डिविडेंड है उसके बैलेंस आपको बैलेंस शीट के, ये मतलब वो नोट्स टू अकाउंट में ही मिलेंगे आपको। फिर आपने ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि ये जो रिज़र्व है ये रिज़र्व आपको उल्टा मिले। प्रीवियस ईयर करंट ईयर 2 फिगर दिए हों, यहाँ मान लिया 20,000 दिया हो और यहाँ 10,000 दिया हो, तो इसका मतलब आपने यूज़ कर लिया, पैसा यूज़ कर लिया, क्योंकि नेगेटिव फिगर आएगी तो उसको कहा जाता है ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व। तो ये आपका माइनस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट करंट ईयर के अंदर ये चीज़ प्लस कर ये चीज़ आपको माइनस करनी पड़ती है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती तो उनको भी अकाउंटेड करना पड़ता, बट अगर वो नहीं है तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इस तरीके से आप उसको
शो कर देंगे। यहाँ से फिर शुरू होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला जो 1 नंबर हमारा होता है वो इसी को प्रिपेयर करने का होता है कि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को कैसे फाइंड आउट करते हो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करोगे। तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा और इनको याद भी रखना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पर आया। रिजर्व आता है, टैक्सेस के प्रोविजंस आते हैं, और जो डिविडेंड है चाहे वो किसी भी टाइप का है वो आता है यहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आप कैसे निकालोगे। सबसे लेंथी प्रोसेस यही मिलेगी। मार्क्स की बात करें तो नॉर्मली 2 से 2.5 मार्क्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी आई, ट्रांजैक्शन के बेस पर नंबर होते हैं। तो ये उसकी जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको समझ लेंगे। अभी आपको बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आप निकालते कैसे हो। तो जो यहाँ से आपने प्रॉफिट निकाला ये वाला, ये उठाकर आप शुरुआत में यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और ये ए पार्ट होता है, ए पार्ट कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंदर लिखूंगा मैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम ऊपर लिखूंगा। 2 कॉलम बनाए जाते हैं, एडजस्टमेंट यहाँ की जाती है, नेट फिगर यहाँ डाली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया कि जो प्रॉफिट हमने पीछे निकाला वो यहाँ पर डाल दिया, ये डाल दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, जितनी भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं जो आप माइनस कर चुके हो, अब वो चाहे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो, कोई गुडविल राइट ऑफ करनी हो, ठीक है, कोई क्या कहते हैं डिविडेंड पे करना हो, प्रपोज्ड वाला कह लो उसको, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड वहाँ आता है, ये वहाँ भी क्या यहाँ भी आ सकता है क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, पर नॉर्मली वो वहीं प्लस करते हैं इसलिए वो वहाँ डाल रखा था। और भी किसी आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया हो तो वो सब नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। वो सारी अभी मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर बताऊंगा। देखिए ये हैं वो सारी जो आपकी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं। ये आइटम्स वो हैं जो आप ऐड करते हो, ये आइटम्स वो हैं जो आप माइनस करते हो। ये सारी ऑलरेडी माइनस हैं, ये प्लस करनी है क्योंकि ये ऑपरेटिंग से या तो बिलोंग नहीं करती या इनके लिए आपने कैश पे नहीं किया। अब वो चाहे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है उसको राइट ऑफ अगर आपने किया है, वो कोई भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, अब वो चाहे लॉन्ग टर्म डेप्ट पर पे किया हो या शॉर्ट टर्म पर पे किया हो, कोई भी लॉस ऑन सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स या कोई इन्वेस्टमेंट हुआ हो वो यहाँ आएगा। आपने कोई प्रीमियम पे किया हो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर के लिए तो वो भी यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको प्लस करना पड़ता है। इनमें से ये वाली आइटम और ये वाली आइटम, ये दोनों आइटम वो हैं जो फाइनेंसिंग से बिलोंग करती हैं, तो ये आपको कहाँ दिखानी पड़ेगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये कहीं और नहीं जाती, ठीक है। तो 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो की जाती हैं और बाकी नहीं की जाती। डिडक्ट होने में लॉस की जगह आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट इनकम, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो इसको आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। डिविडेंड इनकम, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये दोनों ही जब होंगी जब वो फाइनेंसिंग कंपनी ना हो। कोई भी रेंटल इनकम हो तो ये भी एक तरीके से कहें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होती हैं, तो इस वजह से ये क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो ये थी वो सारी आइटम्स जो हम इन नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम के रूप में प्लस या माइनस करते हैं। तो जब इसको आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस या माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये एक फिगर आ जाएगी और इस फिगर को कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मुझे ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं। वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से बिलोंग करती हैं, तो उससे रिलेटेड रूल ये होता है कि जब कभी कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ रही हो, जैसे लेट एक एग्जांपल लें कि क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, करंट ईयर का बैलेंस दिया है। प्रीवियस ईयर में 10,000 थे, अब ये बढ़कर 20,000 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको उस पैसे को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, जो 10 से 20 का डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस होने का कारण, तो कारण लोग नहीं बताते और ना ही हम कभी समझते,
पर हमें कारण पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। देखिए, जब ये करंट लाइबिलिटी बनी होगी क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का मतलब क्या है, आपने गुड्स को क्या किया होगा, उधार में परचेज किया होगा। ठीक है, तो जब आप उधार, एक से समझाऊंगा आगे आप उसको समझ सकते हैं। तो जब आपने उसको उधार में परचेज किया होगा उस माल को, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हो तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस में क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा। उधार वाला जो ये क्रेडिटर जो हैं, ये उधार थे, पैसा तो गया नहीं, पर आपकी इस परचेजेस में ये क्या है, प्लस हैं। अब जब ये यहाँ प्लस हैं, तो जो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला होगा उसको इसने रिड्यूस कर दिया होगा। फिर इसने उसी की वजह से जो आपका क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट निकला होगा, वो भी क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। वही नेट प्रॉफिट तो यहाँ है। तो देखिए, इस नेट प्रॉफिट को इसने यहाँ से प्लस होने की वजह से क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जबकि इससे फ्लो नहीं हुआ। अभी आप ये नहीं देख रहे कि नेट प्रॉफिट कितना है क्या नहीं, वो तो आप सिर्फ फ्लो देख रहे हो। तो इसने फ्लो किया नहीं था पर प्रॉफिट को कम किया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक रीज़न था जो नॉर्मली हम नहीं बताते, पर मैंने आपको कोशिश की कि आपको ये समझ में आए कि क्यों ये प्लस होता है, क्यों जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही अगर देखिए, अभी करंट लाइबिलिटी पर ही लेता हूँ क्योंकि लाइबिलिटी पे ही था। अगर कोई लाइबिलिटी करंट जो है वो घट जाए, डिक्रीज कर जाए, तो ये माइनस होगी। रीज़न क्या है कि अगर मान लिया यहाँ पर मेरे क्रेडिटर 10,000 के थे और अब वो 5,000 के रह गए, तो इसका मतलब आपने जो इनके बीच का डिफरेंस है उनको क्या पेमेंट नहीं दी होगी, पे तो किया ही होगा। तो आपके पास फ्लो तो हुआ ही है, और वो फ्लो ऑपरेटिंग में ही आएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ना फाइनेंसिंग का पार्ट बनती है ना इन्वेस्टिंग का पार्ट बनती है, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने से संबंधित होती हैं चीज़ें, तो ये आपको ऑपरेटिंग में ही लेनी होती हैं। तो जब आप पे कर चुके हो तो मूवमेंट आउटफ्लो है, अब आउटफ्लो है तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा। तो रीज़न है पर्टिकुलर, उसके वजह से ही वो प्लस और माइनस होते हैं। ये इन दो चीज़ों को मैंने इससे समझाया आपको। इसके वाइस वर्सा चलता है बिल्कुल करंट एसेट्स में। करंट एसेट जहां डिक्रीज होने पर प्लस होती है, रीज़न वही है कि करंट एसेट डिक्रीज का मतलब डेटर का एग्जांपल ले लीजिए आप। डेटर क्या थे, कम हो गए, 20 थे, 20 से 5 हो गए या 10 हो गए, तो कम हुए। तो कम डेटर होने का मतलब क्या है, आप समझिए उस कम होने का मतलब क्या है। आपको पेमेंट रिसीव हो गई होगी। अब जब आपको पेमेंट रिसीव हुई है तो इनफ्लो हुआ, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, वो प्लस करना पड़ता है, जो ये हो रहा। अगर कोई इंक्रीज हो जाए, कोई भी करंट एसेट, जैसे डेटर का ही एग्जांपल लें, डेटर 20 से 30 हो जाए, तो इसका मतलब आपने जो उधार था वो और बढ़ गया। हाँ, बढ़ा फिर भी माइनस हो रहा है। रीज़न फिर वही ट्रेडिंग अकाउंट वाला, या वही उसको समझना है कि डेटर कौन होते हैं, जिनको हमने उधार में माल बेचा। तो जब मैंने उसको उधार में माल बेचा तो मैंने सेल में उसको प्लस कर दिया। अब सेल में प्लस करने की वजह से क्या हुआ, देखिए सेल यहाँ पर आती है, और सेल में वो डेटर जो उधार वाले हैं उसने उसको बढ़ा दिया। अब बढ़ाने की वजह से पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा मेरा उस वजह से, फिर मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, जबकि रियल में तो क्या फ्लो हुआ था, नहीं। तो इसलिए फिर उसको क्या करना पड़ता है, मुझे माइनस करना पड़ता है। तो बेसिक रीज़न थे ये जो आपको समझने हैं। दो चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ इनके लिए, कि करंट एसेट्स हो तो क्या होगा और करंट लाइबिलिटी हो तो क्या होगा। देखिए, कोई भी करंट एसेट अगर बढ़े तो आप उसको क्या करेंगे, देखिए करंट एसेट बढ़े तो आप उसको माइनस करेंगे, बट अगर कोई करंट लाइबिलिटी बढ़े तो आप उसको प्लस करेंगे। कोई करंट एसेट डिक्रीज हो तो आप उसको प्लस करेंगे, बट अगर डिक्रीज करंट लाइबिलिटी होती है तो आप उसको माइनस करेंगे। तो वाइस वर्सा चलता है दोनों एक दूसरे के। रीज़न आपको सारे अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, मेरे हिसाब से आप इसको ईजिली समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको दिमाग में बैठा कर भी रख सकते हैं। तो जब मैं ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी कर देता हूँ तो उसके बाद इनका जो भी आइटम होता है उसको प्लस माइनस की जैसी भी आए उसको प्लस माइनस करने के बाद मेरी फिगर आ जाती है, और इस फिगर को हम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट हुआ वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको इसमें जो इनकम टैक्स आपने पे किया होगा, अगर रिफंड है तो उसको एडजस्ट कर लेना। इनकम टैक्स जो आप पे करते हो वो आप माइनस करेंगे। इनकम टैक्स इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर,
डिविडेंड टैक्स नहीं बोला जा रहा, ना कैपिटल गेन टैक्स बोला जा रहा। कौन सा बोला जा रहा है? इनकम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स आप पे करते हो उससे मूवमेंट ऑफ कैश आउटफ्लो होता है, तो आप माइनस करेंगे उसको। जब ये कर लोगे तो आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर करे बिना आपका क्या आ गया? कैश फ्लो आ गया। तो अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस की हो माइनस की हो उनको आप एडजस्ट कर लेना। अब कैश फ्लो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो ये है कि लॉस बाय थेफ्ट हो, तो आप उसको क्या करेंगे? वहाँ पीछे आप क्या कर चुके होगे? उसको प्लस कर चुके होगे, तो यहाँ फिर माइनस कर देंगे, तो उसको अलग से यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो प्लस माइनस उसके हिसाब से चलती हैं। अल्टीमेटली इनका नेट इफेक्ट जीरो ही होता है, पर हमें इनको शो जरूर करना पड़ता है। इस बेस पर फिर हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकाल लेते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करने के बाद ये हमारा नेट कैश फ्लो आ जाता है। तो क्या क्या सीखा आपने कि पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना पड़ता है जिसका 1 मार्क होता है। फिर आप उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनको प्लस और माइनस करते हैं। उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच जाते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। फिर आप वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लेते हैं तो आपका कैश जनरेटेड आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। फिर उसमें से इनकम टैक्स को जब आप एडजस्ट कर लेते हैं तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को भी आप एडजस्ट कर लें तो फिर आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। आगे चलते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अब आता है इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की एक्टिविटी हैं। ए ऑपरेटिंग पढ़ ली, बी इन्वेस्टिंग है और सी जो है वो फाइनेंसिंग है। ये सी है, बी नहीं है। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब नॉन करंट एसेट से। बैलेंस शीट के अगर इस पार्ट को देखें तो ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है जिसमें सारी हमारी लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होती हैं उनकी बात की जाती है। तो अगर किसी एसेट को आपने बेचा हो, चाहे वो टेंजिबल हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंटेंजिबल हो, किसी भी तरीके की हो, उसके बेचने वाला जो अमाउंट है वो यहाँ इनफ्लो कहलाएगा, आएगा पैसा, वो दिखाएंगे। कोई आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ हो, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी होनी चाहिए आपकी, जब भी यहाँ पर आएगा। कोई रेंटल इनकम आपको मिली हो तो वो भी जब ही यहाँ पर आएंगी। ठीक है, और अगर आपने कोई टेंजिबल एसेट खरीदी हो, इंटेंजिबल एसेट खरीदी हो, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हो तो वो आपका आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो को आप ब्रैकेट में शो करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो तो वो भी यहाँ पर आपकी एडजस्ट होगी, पर वो बिलोंग होनी चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। मतलब कि आपको जो भी वो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप उसको भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इस बेस पर फिर मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाता है। तो आप पाओगे ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक ही हेड पर ध्यान देना है। कुछ इसमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं आपको, वो ज़रूर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे जब कर लेंगे, पर ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं होता जिसको आपको ना इतना ज़्यादा इसमें टाइम लगे। नॉर्मली 1 मार्क्स का आता है आपको, ये 1 मार्क्स हो सकता है। अगर ये नॉर्मली जो है ये आउटफ्लो आता है तो आप इस पर ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर आउटफ्लो आ रहा है, और अगर इनफ्लो है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको आइटम्स ज़्यादा मिलेंगी पर डिफ़िकल्ट कभी नहीं होती। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी 1 नंबर की होती है। आपने शेयर इशू करे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम इंक्लूड कर तो दिखाओगे यहाँ पर, क्योंकि पैसा आपके पास आया होगा। आपने डिबेंचर इशू किए हैं, उस पर भी प्रीमियम हो तो वो जरूर इंक्लूड करोगे। अगर वो डिस्काउंट पर इशू करें तो डिस्काउंट माइनस कर दिखाओगे यहाँ पर। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, किसी और तरीके का लोन लिया तो वो भी, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी वो हैं जहाँ पर हमारा मूवमेंट क्या है, कैश का इनफ्लो है, पैसा आपके पास आ रहा है। आगे सब आउटफ्लो शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपके पास पैसा जा रहा होगा। तो आप पाओगे कि आपने डिबेंचर को रिडीम किया या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया तो वो यहाँ पर शो होगा। आगे चलते हैं, टू बी कंटिन्यूड इसीलिए लिखा है क्योंकि अभी इसमें आइटम रह गई थी। तो वो आइटम्स क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन किया, ये भी आउटफ्लो कहलाएगा, तो वो आप माइनस कर दोगे यहाँ से। डिविडेंड पे किया हो, चाहे इंटरिम पर या फाइनल पर, कैसा भी हो वो माइनस करोगे, आउटफ्लो ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे किया हो तो भी ऐसे ही है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे भी केस हो, प्लस की हो तो प्लस, माइनस की हो तो माइनस। उस बेस पर जब आप निकालते हो
तो नॉर्मली ये इनफ्लो निकलता है पर आउटफ्लो भी निकल सकता है। तो अगर आउटफ्लो के लिख के निकलेगा तो आपको यूज्ड इन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लो फ्रॉम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने तीनों एक्टिविटीज़ जो थी आपकी ए बी सी, उन तीनों एक्टिविटीज़ पर कैश के फ्लो को निकाल लिया है। अब आपको देखना है कि नेट कैश आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो देखते हो। तो आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस कर कर जो नेट इफेक्ट होता है, नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, वो आपको निकालना होता है। जब ये निकल जाएगा आपका, तो फिर इसके अंदर आपको एक आइटम जो आपने छोड़ रखी होगी, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है, वो है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि उसको नहीं लेंगे हम, उसी के तो मूवमेंट देख रहे हैं, तो उसको यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं करना था वहाँ पर। तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप प्लस कर देंगे, और जब आप उसको इस नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज में प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस को, तो आपको वो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप दे देगी। तो आपका वो क्लोजिंग बैलेंस टैली होना चाहिए जो आपकी बैलेंस शीट में दिया है। अगर ये टैली हो जाता है, इसका मतलब आपने जो मूवमेंट ऑफ कैश देखी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट देखी है और वो बिल्कुल सही भी आई होगी। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने का प्रोसीजर, उसकी अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ क्यों प्लस होती है, क्यों माइनस होती है। सारे रीज़न मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे, और आप इजीली इस क्वेश्चन में कभी कभी हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा नोट्स टू अकाउंट होते हैं कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप इसमें अगर स्कूल बेस पे बात करें तो स्कूल में आपके ज़रूर 6 नंबर इसमें आ जाने चाहिए। बोर्ड की भी बात करें तो एटलीस्ट आप 4 तो ले सकते हो, 4 के लिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप जो ये चैप्टर हमारा 12 से 14 मार्क्स का है, आप इसमें कम से कम 10 से 12 नंबर तो मिनिमम ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बस इसके ऊपर जो क्वेश्चन की सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा आज से ही, मतलब कल से, आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा। आप डेफिनेटली इसमें 10 से 12 नंबर ज़रूर ले पाएंगे। ये इसका पूरा फॉर्मेट है जो मैंने एक साथ पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखा दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये लेंथी ज़रूर लगती है, रियल में थोड़ी लेंथी होती भी है, बट फिर भी क्योंकि नंबर इतने हैं ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डिफ़िकल्ट नहीं है, लंबी ज़रूर हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसकी प्रैक्टिकल के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।